ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों का हिंदी प्रैक्टिस सेट कराऊंगी, जो कि WBSSC 2025 हिंदी सब्जेक्ट के सिलेबस पर आधारित है। सारी क्वेश्चन आपके सिलेबस से संबंधित है और सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। साहित्य जो है जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो इस पंक्ति के सही लेखक कौन है या किसके द्वारा कही गई पंक्ति है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कही गई पंक्ति है। इनके हिंदी साहित्य के इतिहास से ली गई पंक्ति है। किससे ली गई है? हिंदी साहित्य के इतिहास से ली गई पंक्ति है और रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कही गई पंक्ति है। इंपॉर्टेंट पंक्ति है, नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हिंदी साहित्य के इतिहास का व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसको व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है, किसे दिया गया है श्रेय? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। हिंदी साहित्य के इतिहास को उन्होंने व्यवस्थित रूप दिया, इसका श्रेय इन्हीं को जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? ये जो इतिहास ग्रंथ है, ये क्या है? इतिहास ग्रंथ है। क्या है? इतिहास ग्रंथ है। क्या? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ है। इसके लेखक कौन है? गाडचा दासी। इस इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रिसन। कौन है? जॉर्ज ग्रिसन। इसके लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रिसन। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य के विषय में सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सिद्ध साहित्य जो है, सिद्ध साहित्य ना साहित्य आदिकाल में जो है, सिद्ध साहित्य ना साहित्य, तो उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लीजिए, सिद्ध साहित्य का झुकाव जो था सहज साधना की ओर था, ये तो सही है। और सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि कौन है? सरप्पा थे, ये भी सही है। और इनकी रचना जो थी चर्या पदों और दोहों में हुई थी, ये भी सही है। तो 3 तो सही है। आपका लास्ट जो घ वाला है, सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ था, तो ये सही नहीं है। तो ऑप्शन ग सही आंसर होगा, क्योंकि पूछा जा रहा है कि कौन सा संबंध सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार है मत्स्येंद्र नाथ। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से अभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो ऐसी रचना कौन सी है जो कि अभ्रंश से प्रभावित है? अभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास जो रचना है वो अभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो चारण साहित्य का दूसरा नाम क्या है? सिद्ध साहित्य या जैन साहित्य या नाथ साहित्य या ह्रासो साहित्य। तो चारण साहित्य का दूसरा नाम है ह्रासो साहित्य। क्वेश्चन नंबर 8 है, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? तो आदिकाल को भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। तो किसने सिद्ध सामंत युग कहा है आदिकाल को? तो आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है। तो आदिकाल के नामकरण से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आदिकाल पर मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने नामकरण पर भी चर्चा किया है, लिंक मैंने दे दिया है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। क्या उपलब्ध नहीं है? देखिए, जैन साहित्य तो उपलब्ध है, सिद्ध साहित्य भी उपलब्ध है और नाथ साहित्य भी उपलब्ध है। तो सिख साहित्य जो है ये आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पे ग सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अर्थशास्त्र का कवि नहीं है। देखिए, अर्थशास्त्र एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बता देते हैं कि अर्थशास्त्र में कितने कवि हैं? 8 कवि हैं। कितने कवि हैं? टोटल 8 कवि हैं, जिसमें से 4 जो हैं बल्लभाचार्य के शिष्य हैं, 4 विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। और अर्थशास्त्र की स्थापना किसने की थी? विट्ठलनाथ जी ने की थी। तो क्वेश्चन 8 कवियों का नाम आपको पता होना चाहिए। तो अर्थशास्त्र पर मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। तो अर्थशास्त्र की कवि कौन है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए थे, कौन नहीं है, अगर आपको पता रहेगा तो ही आप टिक कर पाएंगे। तो कौन से कवि नहीं है? तो कुम्भन दास जी हैं, परमानंद दास जी हैं, चित्त स्वामी हैं। ये तीनों तो अर्थशास्त्र के कवि हैं, लेकिन स्वामी हरिदास जो हैं अर्थशास्त्र के कवि नहीं है। तो ऑप्शन ख सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत क्या है? तो भ्रमर गीत जो काव्य है, भ्रमर गीत के रचनाकार कौन है? सूरदास जी हैं। तो इसका मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद ही इसका मूल स्रोत है। रामचरितमानस में किस संवाद का संबंध से नहीं है? मतलब क्या संवाद है इसमें जो है, जो कि नहीं है? तो शिव पार्वती संवाद तो है रामचरितमानस में। याज्ञवल्क्य और भरद्वाज का भी संवाद है इसमें। काकभूषुंडी और गरुड़
संवाद भी है। तो राम सीता संवाद जो है रामचरितमानस में नहीं है, बल्कि राम सीता की कहानी है, यानी कथा है इस रामचरितमानस में। तो यहाँ ऑप्शन ग सही आंसर होगा। रामचरितमानस से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर, तो आप जान लीजिए रामचरितमानस के बारे में। रामचरितमानस क्या है? महाकाव्य है। और किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना है। किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। कितने कांड है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 7 कांड है रामचरितमानस में, और 7 कांडों के नाम है बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। तो 7 कांडों का क्रम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि कौन सा क्रम सही है। कि क्वेश्चन नंबर 13 है, केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार कौन है? इस पंक्ति के रचनाकार हैं तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 14 है, गंग कवि का जन्म स्थान क्या है? गंग कवि जो है इनका जन्म स्थान है इटावा। क्वेश्चन नंबर 15 है, तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु मुक्ति हेतु कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? इनका ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें शारीरिक पीड़ा से मुक्ति के लिए लिखा गया है? तो हनुमान बाहुक इनका जो ग्रंथ है वो शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु है। तो इनके ग्रंथ से, तुलसीदास जी के 12 ग्रंथ जो हैं प्रामाणिक हैं, और इनके ग्रंथ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी रचनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तुलसीदास पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाए हैं, आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत और हकीकत का संबंध किससे है? सूफी साधना से है, सूफी साधना से है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कवियों का जन्म काल के आधार पर क्रम निर्धारण कीजिए। जैसे 4 कवि यहाँ पे दिए गए हैं, तो इनके जन्म काल के आधार पर इनको सही क्रम में बैठाना है। तो सबसे पहले देख लीजिए सबसे पहले हैं आपके रहीम दास जी, फिर उसके बाद घनानंद है, फिर रसलीन है, फिर ठाकुर है। तो इस तरह से 1 2 3 फिर 4। तो यहाँ ऑप्शन ग सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, घनानंद रीति काव्य की किस धारा के कवि है? तो रीति काव्य धारा को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य धारा। तो घनानंद जो है वो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। तो रीति काव्य धारा में 3 कालों में बांटा गया है। तो कौन किस काव्य धारा के कवि हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रीति काल पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? आचार्य केशवदास जी ही जहांगीर जस चंद्रिका के क्या हैं? रचनाकार हैं केशवदास। रीति काल के रीतिबद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, रीति काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है? रीति काल को अलंकृत काल नाम दिया है मिश्र बंधुओं ने, और श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। क्वेश्चन नंबर 20 है, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो छत्तीसगढ़ी बोली अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी एक पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ताले के पानी पताले गए बेटी पुरवही ग कुमलाई गंगा जमुना बिच जेतु परतु कैसे के रचही बियाह रे। तो एक गीत किस बोली की है? तो ये गीत है अवधी बोली की। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित शब्द में कौन देशज शब्द है? देशज है, तो फटाफट जो है यहाँ पे देशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर 23 है, देखिए तत्सम और तद्भव भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो संस्कृत से लिए गए शब्द हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, और जो संस्कृत से कुछ में बदलाव करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो गोधूम का तद्भव शब्द क्या है? तो गोधूम का तद्भव शब्द क्या है? गेहूँ, गोबर, गाय, गोधन। तो गेहूँ का तद्भव शब्द है गेहूँ। क्वेश्चन नंबर 24 है, तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग विच्छेद कीजिए। तो तल्लीन शब्द का सही उपसर्ग विच्छेद है तत् प्लस लीन। तत् प्लस लीन तल्लीन का सही उपसर्ग विच्छेद है। हृदय की हिंदी की पाणिनि किसको कहा जाता है? तो हिंदी की पाणिनि किसको कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को, रामचंद्र वर्मा को, भोलानाथ तिवारी, किशोरी दास वाजपेयी को। तो हिंदी का पाणिनि क्या कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु जी को। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न के शब्दों में से किसी एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। तो किसका प्रचलित नहीं है? कोयल का। ई प्रत्यय ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तो ई प्रत्यय चमेली शब्द में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कारक के भेद कितने हैं? कारक के कितने भेद हैं? कारक के कितने भेद हैं? कारक के 8 भेद हैं।
क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो योग रूढ़ शब्द मतलब जिसको अगर हम लोग जिससे अलग अगर अलग जिसका एक अलग अर्थ निकल के आए, विशेष अर्थ निकल के आए, तो उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि चक्रपाणी, चक्रपाणी यानी जो चक्र धारण करता है, जिसके हाथ में चक्र होता है, तो कौन? विष्णु भगवान। तो यहाँ पे विष्णु एक अर्थ विशेष अर्थ निकल रहा है, तो ये योग रूढ़ शब्द कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो कंचन, कंचन शब्द देशज नहीं है, बाकी कचोट, कंजर, करवट ये सब क्या है? देशज शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ उसको क्या कहते हैं? जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको अग्रज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, महात्मा शब्द का सही विलोम क्या है? तो महात्मा, महात्मा मतलब जिसकी महान आत्मा है, और दुरात्मा मतलब जिसकी बुरी आत्मा। तो दुरात्मा क्या है? महात्मा का विलोम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 35 है, स्वर संधि के प्रकार है। स्वर संधि के प्रकार कौन कौन से हैं? दीर्घ भी है, ह्रस्व भी है, प्लुप्त। ये तीनों स्वर संधि के क्या हैं? प्रकार हैं। तो आंसर क्या होगा आपका? उपयुक्त तीनों। क्वेश्चन नंबर 36 है, जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द कौन सा है? तो जीतने की इच्छा के लिए कौन सा शब्द होता है? जिगीवस, जिगीचा, जिगीचा। जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द कौन सा है? जिगीचा, जिगीचा, जिगीचा जीतने की इच्छा के लिए यूज। क्वेश्चन नंबर 37 है, योग रूढ़ शब्द क्या है? तो देखिए यहाँ भी योग रूढ़ पूछा जा रहा है। तो विशालकाय, पुष्प, कुमुदनी और पंकज। तो योग रूढ़ शब्द यहाँ पे पंकज, पंकज यानी जो कमल को बोला जा रहा है, यहाँ पे विशेष अर्थ कमल निकल रहा है, तो यहाँ पे योग रूढ़ शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची नहीं है? कुरंग, भुजंग, मराल, पंचवाड़। तो यहाँ पे मराल जो है ये हंस का पर्यायवाची है, तो हंस का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्राचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है? प्राचीन शब्द का विलोम शब्द है अर्वाचीन, अर्वाचीन। क्वेश्चन नंबर 40 है, शुद्ध रूप कौन सी है? देखिए शब्द शुद्ध रूप पूछा जाएगा, तो यहाँ पे तदात्म्य 4 तरह से लिखा गया है। तो कौन सा शुद्ध रूप है? शुद्ध रूप है तो तदात्म्य, तदात्म्य यानी ये वाला सही है, ऐसे ही लिखा जाता है, तदात्म्य इस तरह से ही लिखा जाता है, तो यही शुद्ध रूप है। क्वेश्चन नंबर 41 है, शिव का कौन सा अर्थ सही नहीं? जैसे शिव को महादेव बोलते हैं, पशुपति भी बोलते हैं, शंकर भी बोलते हैं, चक्रपाणी जो है वो विष्णु भगवान जी को बोलते हैं। तो यहाँ पे ग सही आंसर होगा, क्योंकि पूछा जा रहा है कौन सा अर्थ नहीं है शिव का। क्वेश्चन नंबर 42 है, चिंता एक है, क्या है? तो वाक्यांश में यहाँ पे खाली स्थान रहेगा। चिंता एक क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति, सही शब्द कौन सा होगा? तो यहाँ पे आधी, चिंता क्या है? एक आधी है। क्वेश्चन नंबर 43 है, अजान बाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश का है? तो अजान बाहु शब्द का क्या मतलब है? जिसकी भुजाएं छोटी होती है, जिसकी भुजाएं लंबी होती है, जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे ग सही आंसर होगा, जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो उसे अजान बाहु बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो देखिए यहाँ पे सुबह भी स्त्रीलिंग है, दोपहर भी है, सांझ भी है। दिन जो है ये आपका पुल्लिंग है, दिन क्या है? पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 45 है, तू डाल डाल मैं पात पात। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तू डाल डाल मैं पात पात यानी चालाकी का जवाब चालाकी से देना ही क्या कहलाता है? डाल डाल, तू डाल डाल मैं पात पात। क्वेश्चन नंबर 46 है, बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या है? बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब कि अवसर का लाभ उठाना, अवसर का लाभ उठाना बहती गंगा में हाथ धोने का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 47 है, यदि ए, ओ, ऐ, औ के आगे कोई भी स्वर हो तो उसके स्थान पर क्रमशः ऐ, औ, आ, आय, आव हो जाता है। तो यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है? देखिए अगर ए, ओ, ऐ, औ के आगे कोई भी स्वर हो तो उसके स्थान पे कोई भी स्वर है तो इसके स्थान पे क्या बन जाता है? वो ए, और ए के आगे कोई स्वर रहेगा तो ऐ बन जाएगा, ओ के आगे कोई स्वर रहेगा तो औ बन जाएगा, ए के आगे कोई स्वर रहेगा तो आय बन जाएगा, और औ के आगे कोई स्वर रहेगा तो आओ बन जाएगा। तो इसे कौन सी स्वर संधि कहलाती है? तो ये अयादी स्वर संधि कहलाती है। तो संधि के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो इस पर आप पढ़ पाएंगे अयादी स्वर संधि क्या है। क्वेश्चन नंबर 48, अकाल पीड़ित में समास है, कौन सा समास है? अकाल पीड़ित में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? अकाल पीड़ित यानी अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित, तो कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास हुआ। क्वेश्चन नंबर 49 है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद होगा अनु प्लस एषण, अनु प्लस एषण अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद।
क्वेश्चन नंबर 50 है, यड़ संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? यड़ संधि का संबंध स्वर संधि विशेष से है। यड़ संधि किस संधि के अंतर्गत आती है? स्वर संधि के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 51 है, जय पराजय में कौन सा समास है? देखिए, जय और पराजय दोनों विपरीत शब्द है और बीच में क्या हाइफन, यानी ये जो बीच में हाइफन लगा रहता है तो इसको क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास। तो यहाँ पे जय पराजय कौन सा समास होगा आपका? द्वंद्व समास। योजक चिन्ह जिसे बोलते हैं। जय पराजय बीच में जब योजक चिन्ह रहते हैं और जय पराजय दोनों क्या है? विपरीत शब्द है, तो क्या कहलाएगा? जैसे अगर दिन दिन दे दिया, दिन दिन, तो ये दोनों सेम शब्द हैं, आप योजक चिन्ह देख के टिक लगा देंगे द्वंद्व समास में, तो ये द्वंद्व समास नहीं माना जाएगा। दोनों विपरीत शब्द रहेंगे और बीच में क्या रहेगा? योजक चिन्ह रहेगा, तो द्वंद्व समास कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, भूषण का वास्तविक नाम क्या था? भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम। क्वेश्चन नंबर 53 है, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? तो रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया था मिश्र बंधु ने, और श्रृंगार का नाम किसने दिया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। विज्ञान गीता के लेखक कौन है? विज्ञान गीता के लेखक हैं केशव दास। केशव दास जो है विज्ञान गीता के लेखक हैं। ये रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। कौन? केशव दास। काव्य रसायन किसकी रचना है? तो काव्य रसायन किसकी रचना है? भूषण, देव, बोधा, ठाकुर। तो देव की रचना है क्या? काव्य रसायन। क्वेश्चन नंबर 56 है, प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक कौन है? तो प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक हैं राजा लक्ष्मण सिंह। क्वेश्चन नंबर 57 है, अलसाइयों का कोड़ा, आलसियों का कोड़ा आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? तो सितारे हिंद, शिव प्रसाद सितारे हिंद की ये क्या है? रचना है। क्वेश्चन नंबर 58 है, उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? उद्धव शतक के रचनाकार हैं रत्नाकर। रत्नाकर जो हैं उद्धव शतक के क्या है? रत्नाकार है। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग से दीक्षित नहीं है? तो देखिए, कौन से कवि पुष्टि मार्ग से दीक्षित हैं? भारतेंदु युग के कौन से कवि हैं जो कि पुष्टि मार्ग से दीक्षित हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ही एक ऐसे कवि हैं जो कि भारतेंदु युग में पुष्टि मार्ग से दीक्षित हैं। तो ऑप्शन ख सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, बकरी बिलाप। बकरी बिलाप किसकी काव्यकृति है? तो बकरी बिलाप जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की काव्यकृति है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब करना ही मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।